नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो वाराणसी से है, जहां पर फ्लाईओवर पर एक बस लटक गई है। वाराणसी में बड़ा हादसा टला है। रेलिंग तोड़कर बस लटक गई। बस में 30 यात्री सवार थे। पुलिस ने यात्रियों को बाहर निकाला है। बाल बाल बची है यात्रियों की जान। ये बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया है। तस्वीरें देखिए आप। तेज रफ्तार ये बस रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से नीचे लटक गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में 30 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे पुल से नीचे ये बस लटकी हुई है रेलिंग को तोड़ते हुए। चश्मदीदों का कहना है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई। उसके बाद बस का आगे का हिस्सा आप देखिए कैसे नीचे की तरफ लटका हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। वक्त रहते सभी को बस से नीचे उतार लिया गया है। सभी 30 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस उधर से इलाहाबाद से आ रही थी, उसका रेलिंग तोड़ते हुए बस इधर उलटने ही वाली थी, उल्टी नहीं उसका रेलिंग, तब तक मैं भाग गया। उधर तब भी टूट फूट गया है उसका रेलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा गिर गया नीचे। सब देख लीजिए आप भी जा करके। तो किनपिन टूट जाने की वजह से। बस कहाँ से आ रही थी? इलाहाबाद से। कितने पैसेंजर थे इसमें? 30-35 रहे होंगे। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? जी देखिए, प्रयागराज से ये बस आ रहा था और जो 30 से 35 यात्री जो इसमें थे वो सारे के सारे प्रयागराज मार्ग मेले से वापस आ रहे थे वाराणसी के लिए। लहरतारा पुल पर यह दुर्घटना हुई। टायर का जो रिंग होता है वो टूट जाने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और वो हवा में तकरीबन लटक चुकी थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक जो यात्री थे वो एकदम उनका जान ताकत में था। बड़ी घटना जो है वो टली है, लेकिन स्थानीय लोग और वहाँ की पुलिस ने वो इमरजेंसी खिड़की से उन लोगों को सुरक्षित वापस निकाला बाहर। 2 से 4 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा जो था वो आज वाराणसी में टला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाराणसी के लहरतारा पुल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ये बस जो कि प्रयागराज से आ रही थी वो हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। और बात करते एक और बड़ी खबर की। टीएमसी में फिर से बगावत हुई है। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है दिनेश त्रिवेदी ने। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। संकेत के मिल रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा जिस प्रकार इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। चुनाव से ठीक पहले दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा दे देना, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, बड़े चेहरे हैं अभी तक टीएमसी के। बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी न केवल केंद्र में मंत्री थे, टीएमसी के प्रतिनिधित्व करते थे वो केंद्र में। और आपको बता दूं कि जब तृणमूल कांग्रेस का वहां पे वर्चस्व हुआ था तो दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय 2 बड़े नेता थे जो ममता बनर्जी के करीबी थे और केंद्र में उनकी नुमाइंदगी करते थे। और ऐसे में मुकुल राय पहले से पार्टी वो छोड़ चुके हैं और जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दिया है,
अपने आप में काफी बड़ा कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से बीजेपी एक आक्रामक रवैये के तौर पर वहां प्रचार कर रही है, ममता बनर्जी को आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, और जिस तरीके से सभी लोग पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं, और दिनेश त्रिवेदी जिस तरह से पार्टी को अलविदा कहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई सांसद, जो कि अब तक सांसद थे, उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है कि वहां जिस तरह के हालात है, जिस तरह की हिंसा फैल रही है, वो अपने आप में तस्दीक देती है जो बीजेपी लगातार जिस बात को कह रही थी। सही बात है। तो बड़ा झटका और बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बड़ा फायदा ठीक है हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। पेपरलेस बजट की तैयारी में है योगी सरकार। विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई। इसके लिए टैबलेट और आईपैड की ट्रेनिंग दी गई है विधायकों को। पेपरलेस होगा इस बार यूपी का बजट। विधानसभा के तिलक हॉल में विधायकों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम रखा गया था। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर विधायकों को टैबलेट और आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इस बार योगी सरकार ने तय किया है कि बजट पेपरलेस पेश किया जाएगा। ऐसे में विधायकों को बजट को समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसकी कॉपी टैबलेट और आईपैड पर ही आएगी, लिहाजा उसकी ट्रेनिंग आज यहां पर सभी विधायकों को दी गई। आज 12 फरवरी से 12, 13, 14 3 दिवस में 6 समूहों में उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण की प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें 3-3 घंटे में एक समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे जो NIC की टीम है वो उन्हें प्रशिक्षित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करें। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल घरौनी वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। 11 जिलों के 1001 गांवों के लिए योजना की शुरुआत की गई है। 1,57,244 ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक उनको इसके तहत मिलने वाला है। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया इस योजना के तहत, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 11 जिलों के 101 गांवों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत 1,57,244 ग्रामीणों को लाभ मिलने वाला है। उनको आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा। बाकायदा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया गया है। 11 जनपदों के 101 ग्राम पंचायतों के 1,57,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी को मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हरिद्वार कुंभ के पहले होने वाली वैष्णो बैठक में शामिल होंगे। 14 फरवरी को मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम। वैष्णो बैठक में सीएम शामिल होंगे। 11:15 पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और फिर 11:35 पर ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात करेंगे। 12:15 पर संतों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तो 14 फरवरी को मिनट टू मिनट सीएम का क्या कार्यक्रम है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 12:15 के बाद 2:10 पर वो तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 2:15 पर विजय कौशल महाराज से मुलाकात का उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 2:50 पर विकास योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम यहां पर करने वाले हैं। 3:40 पर यमुना आरती में शामिल होंगे सीएम। इसके बाद उनका कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खोदी जा रही नींव का काम बरसात से पहले पूरा कर लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बरसात में नींव में पानी भरने की आशंका को देखते हुए काम को पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। गुरुवार शाम को अचानक अयोध्या पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने इस बात की जानकारी दी है।
और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिंकू शर्मा 26 वर्ष के रूप में हुई है। इस बाबत पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात के बीच इलाके में तनाव बरकरार है। बताया जा रहा है कि हमलावरों और मृतक के बीच पहले से विवाद चला रहा था और अब उन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। रिंकू की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ऐसे निर्मम हत्या की जाती है हिंदुओं की, दलितों की, ब्राह्मणों की, तो उस पर नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, कोई बयान नहीं देते। लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय के व्यक्ति का अगर साथ कुछ घटना हो जाए तो तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलिवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर में? अब लाइव हाँ, इस वक्त में हमारे साथ में आदेश गुप्ता जी जुटे हैं। आदेश जी से मैं बात करता हूँ, हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं। आदेश जी, अभी आप परिजन से मिलके आ रहे हैं, कैसा? देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। जब एक युवा और होनहार युवा साथी रिंकू शर्मा की हत्या हुई है और परिवारीजन के साथ आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है। और मैं आज दिल्ली पुलिस से एक मांग करता हूं कि उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिली, इसकी भी मैं मांग करता हूं। परिजन क्या कह रहे थे यार? जो परिजनों का कहना है कि जिस तरह से एक अभी कोरोना टाइम में ही रिंकू शर्मा ने उनके हत्यारों के परिजनों को खून दिया था, इससे ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कौन सी घटना हो सकती है। जिस तरह से रिंकू शर्मा सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक साजिश है और जिन लोगों ने इस साजिश को रचा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। और मैं मानता हूं कि आज जब अंकित शर्मा, जब ध्रुव त्यागी, जब रिंकू शर्मा की हत्या होती है, ठीक है तो दिल्ली के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव बरामद किया गया है। रेलवे ट्रैक पर 22 साल के शुभम प्रजापति का शव बरामद किया गया है। ये मामला अमेठी के खैरौना गांव के पास का है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पर गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव बरामद किया गया है। रेलवे ट्रैक पर 22 साल के शुभम प्रजापति का शव मिला है। मामला अमेठी के खैरौना गांव का है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसकी शिनाख्त जो है वो शुभम प्रजापति सन ऑफ जगदीश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, ये बताया जाता है कि गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं। जगदीश प्रजापति गायत्री प्रजापति के भाई हैं।
आरंभिक जो इनकी शव का परीक्षण किया गया, जेएफपी प्रतापगढ़ के थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई, उसने बताया कि इनके शरीर पर रेलवे के द्वारा एम्पुटेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, सिर्फ रनओवर की कट की चोट है, शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। हमारे छोटे भाई को भी जो है ये लोग जो है साजिश करता, लोग कुछ राजनीतिक दोस्त थे, उसको जो है आत्महत्या करके जो है वहाँ ले जाके फेंक दिए, जो कि हमारा भाई ऐसा नहीं था, ना हमारा भाई वहाँ जा सकता था, हमारा भाई बहुत सीधा था। लेकिन रात में कुछ लोग जो है उसको शराब वराब पिला के राजनीतिक तौर से, क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहा है, इसके भी देखते हुए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चिराग राठी जैसे हमारे प्रतिभावान बच्चे देश में, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत गणित के क्षेत्र में और अपनी बुद्धि के क्षेत्र के कारण पूरी दुनिया में विश्वगुरु कहलाता था। अब धीरे धीरे बच्चों में जो प्रतिभा बाहर सामने आ रही है, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं चिराग राठी जी को, और हमारी सरकार ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद करेगी। और चिराग राठी जी ने जिस ढंग से गणित के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, मुझे लगता है एक दिन दुनिया में उनका नाम जरूर आएगा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिसमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये खाता बुक की कहानी है, एक स्टार्टअप जो छोटे व्यापारियों को मदद करता है कलेक्शंस और पेमेंट्स के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने में। भारत के मेट्रो शहरों के बाहर रहने वाले छोटे व्यापारी लंबे समय से पारंपरिक खाता या बही खाता बुक पर भरोसा करते रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटी में इंटरनेट और डेटा की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और एक नया मार्केट ऑनलाइन हो रहा है। रमेश नारायण ने इसमें एक मौका देखा। The last 2 years, roughly more than 300 million new people, mostly outside of the metro cities, have come online for the first time. And what we observed was they were primarily dealing completely in cash, and nobody had sort of built a digital solution for them to manage it well. And with that inspiration, we launched Khata Book in early 2019. खाता बुक का डिजिटल लेजर ऐप ऑटोमेटिक रूप से अपने ग्राहकों को भुगतान करने के लिए रिमाइंडर भेजता है और उन्हें अपने सभी लेन देन का ट्रैक रखने में मदद करता है। ये ऐप फोन पर ही अलग अलग व्यवसायों के ग्राहकों के लिए क्रेडिट और डेबिट के सभी वितरण तैयार रखता है। अब खाता बुक का इस्तेमाल 10,000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में किया जा रहा है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर खाता बुक भारत के छोटे व्यापारियों को डिजिटल तरीकों से पैसे को मैनेज करने में सक्षम बना रहे हैं।